दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज की हमारी इस प्रेस वार्ता में हमारी ज़िला की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अर्चना गुप्ता जी, हमारे शहर के डिप्टी मेयर भाई रविंद्र फुले जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, भाई संजय त्यागी जी, हमारे ज़िला के सचिव भाई कृष्ण आर्य जी, हमारे पार्षद भाई पवन राणाल जी और भी काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य हेतु है मोदी जी की सरकार के 9 साल, और इन 9 सालों में भारत ने अनेक ऐसी उपलब्धियों को छुआ है जिसके बारे में आज से पहले कोई भी सरकार सोच भी नहीं सकती थी। हमने उन सब चीज़ों को पूरा किया है। एक एक करके अगर मैं मुद्दा लूँ तो अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो जो थोक महंगाई कम हुई है 2015 के बाद, आज विश्व में भारत सबसे निचले स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर है, और उसका 2.35% गिरने की जो संभावना थी उसमें भी रिकॉर्ड टूटा है, और रिकॉर्ड टूट के ये 3.48% तक ये महंगाई दर नीचे आ गई है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि देखो जी, आप लोग कहते हो कि भारत बहुत पावरफुल हो गया, भारत बहुत पावरफुल हो गया। तो कहाँ से पावरफुल हुआ भाई? भारत पावरफुल हुआ है, अभी रूस ने एक सौदा किया था, पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई थी कि जो तेल है हम लोग आपको तेल उपलब्ध कराएंगे, लेकिन चाइना के दबाव में ये बात तो रूस ने स्वीकार की, मगर उसमें एक शर्त डाली, और आप सब पत्रकार साथियों को पता होगा कि वो शर्त क्या है। शर्त ये है कि भारत पाकिस्तान को रूस तेल तो देगा, मगर उसकी जो रिफाइनरी वो हरियाणा भारत में होगी, और भारत की जो रिफाइनरी है यहाँ से ये तेल पहले यूई जाएगा और यूई से फिर पाकिस्तान जाएगा। इतना बड़ा दबाव के बाद भी रूस ने भारत के दबदबे को माना, और भारत की शर्तों के आधार पे हम लोग अब इस तेल को दुनिया भर के देशों में जो जाने वाला, जिन जिन देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के बाद भारत में उसको बहुत बड़ी तवज्जो मिली है, बहुत बड़ी तवज्जो मिली है। सब इतना ही नहीं हुआ है, इससे भी बड़ा एक काम हुआ। काम क्या हुआ कि भाई हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग बहुत अच्छे सुशासन के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब सुशासन में यूपीएससी है ना, यूपीएससी जो हरियाणा के छात्र हैं उनको कितनी बड़ी प्राथमिकता मिली है कि आज हरियाणा के सभी राज्यों में जो आईएएस है, आईपीएस हैं, इनमें लगभग मैं कहूँ कि 63 स्टूडेंट्स वो यूपीएससी में आज हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं। वो हरियाणा की जो पॉलिसी है, शिक्षा है, चाहे हमारा खेल का क्षेत्र है, उसमें हमने जो रिकॉर्ड काम किए वो उसमें हुआ है। और सबसे बड़ी ताकत की बात तो ये है कि भाई पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। आज से पहले कभी आपने सुना क्या? 2012-13 से पहले दुनिया के किसी भी देश में जब भारत का प्रधानमंत्री जाता था तो उसको रिसीव करने के लिए शहर का कोई मेयर आ जाता था। मान लीजिए कि पानीपत में अगर कोई आया देश का प्रधानमंत्री तो उसको रिसीव करने जाएगी हमारे शहर की मेयर अवनीत को। और एक आज भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में उतरता है तो वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का मंत्रीगण भारत के एयर इंडिया के जहाज के रुकने की वेट करता है, और रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत करते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और इतना नहीं कर रहे हैं, हाथ मिला के गले लगा के आज भारत का प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ लोगों के गौरव को वहाँ पर गुणगान करते हैं, उनकी पीठ थपथपाता कि चिंता मत करिए, भारत आज दुनिया के साथ खड़ा है, और जो भी समस्याएं देश के अंदर, दुनिया के अंदर हैं, उन सब में भारत के जो वक्तव्य हैं, भारत की जो पॉलिसी है, भारत की जो सोच है, उस सोच को सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है। ये बहुत बड़ा काम इस देश के अंदर चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर आईआईएम कितना था, आज हमारे यहाँ पे आईआईएम की संख्या कितनी बढ़ गई है। आप लोगों को मैं ये कहूँ कि अगर आज देश के हर क्षेत्र में भारत के हर वर्ग के लोगों के लिए
मोदी सरकार ने जो योजनाएं बनाई उसके बारे में कभी आज तक कोई सरकार सोच भी नहीं पाई। आपने कभी सुना था क्या कि कभी कांग्रेस की सरकार ने या दूसरे संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनी, उन सरकारों ने कभी गरीब से गरीब आदमी के स्वास्थ्य की चिंता की क्या? सिर्फ नारा मिलता था गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटी, मगर गरीब के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। पहली बार आयुष्मान भारत की योजना लेकर आकर देश के प्रधानमंत्री ने 2010-11 की जनगणना के अनुसार जो भी व्यक्ति इस कैटेगरी के अंदर आता था, इतने लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड बनाकर उपलब्ध कराना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये मिसाल हिंदुस्तान ने दुनिया में कायम की है। पहला देश ऐसा बन गया भारत, जहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की सुविधा उपलब्ध कराकर उसके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चिंताएं थी उसको मुक्त करने का काम हमारे देश की सरकार ने किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं है, इससे भी आगे बढ़ गए। आगे कैसे बढ़ गए? पहले हम लोग देश में हथियार, कोई भी पड़ोसी मुल्क का कोई बदमाश आता था आतंकवाद के रूप में, आतंकवादी बन के आता था, हमारे देश के लोगों को, सैनिकों को मार के चला जाता था, शहीद हो जाते थे हमारे सैनिक। हमारे देशों की सरकार पूरी दुनिया के सामने, चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मन है, रूस है, स्विट्ज़रलैंड है, सब के सामने हाथ पसारता था कि देखो भाई, हमें टेक्नोलॉजी दे दो बंदूक बनाने की, AK-56 बनाने की, AK-47 बनाने की। मगर इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले DRDO के अंदर गए और वहाँ के साइंटिस्टों से मिलकर कहा कि हम लोग आपके दम पर देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, इसलिए हर क्षेत्र में अपना अनुसंधान, उसका कार्यक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और बढ़ने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो प्रयास का नतीजा ये निकला कि हमारे देश के अंदर जितने भी साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने एक अद्भुत कमाल किया। अद्भुत कमाल क्या किया कि हम लोग कहाँ पर तो टेक्नोलॉजी AK-56, AK-47 की मांगते थे। मैं एक और बात ही बीच में याद दिला दूँ, 2009-10 में जब सरकार ने NDA UPA की सरकार ने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए कहा कि देखो भाई, हमारे पास हथियार नहीं है, इसलिए आप हमारे सैनिक भाइयों के लिए जूते दो, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दो। तो बुलेट प्रूफ जैकेट और जूते मांगने की टेक्नोलॉजी मांग रहे थे, नहीं मिले, और विदेशियों ने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को नकली बुलेट प्रूफ जैकेट और जूते पकड़ा दिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 45 से ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। आज देश की स्थिति क्या है? आज देश की स्थिति है कि 3 साल पहले हिंदुस्तान की सरकार ने, जहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी मांगते थे, टेक्नोलॉजी मांगने की बजाय दुनिया के हथियारों के बाज़ार में अपनी दुकान सजाई और 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, लाख हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा का हमने हथियारों के बाज़ार में अपना इनकम बढ़ाया। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आप लोगों ने छापी है भाई, 13 देशों ने, जिन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की डील की थी, वो उन्होंने कैंसिल की और कैंसिल करके भारत को दी और कहा कि भारत का हथियार सस्ता भी है, मजबूत भी है, टिकाऊ भी है और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के बाज़ार में हथियारों का व्यापार 3.12 लाख हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। क्या कभी UPA की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस पर कभी चिंता की थी क्या? क्या कभी उन्होंने सोचा भी था क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, अपने देश में जो बीमारियाँ फैलती रही हैं और जब पूरी दुनिया में बीमारियां फैली तो चेचक नाम का टीका भी आते आते 100 साल लगा बैठा। मगर अपने देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के साइंटिस्टों को हौसला बढ़ाकर ये कहा कि जब दुनिया के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक किसी भी दवाई की खोज कर सकते हैं तो क्या भारत उसमें पीछे रहेगा क्या? तो अपने वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले बनाई, और सबसे पहले नहीं बनाई, सबसे अच्छी मेडिसिन कोरोना की बना के इस देश को ही नहीं उपलब्ध कराई, बल्कि पूरे व्यवस्थित तरीके से गरीब देश को भी हमने कोरोना की वैक्सीन पहुंचाकर एक रिकॉर्ड काम कायम किया है। और इस रिकॉर्ड को शायद दुनिया का कोई देश तोड़ पाए, ऐसी कभी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम लोगों ने 3-4 महीने के अंदर इस टीके की निजात कर लिया
और लोग तो जो 1.5 करोड़ की आबादी के देश है, 20 करोड़ की आबादी के देश है, उनको भी ये वैक्सीन लगाने में बहुत मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को डबल डोज और ट्रिपल डोज तक लगाने का सफल काम वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। ये अनेक अद्भुत काम इस देश में मोदी सरकार ने किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, कई बार लोग कह देते कि डेवलपमेंट कैसे होगा, तो डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारा आवागमन ठीक है कि नहीं है, इसकी कभी किसी सरकार ने चर्चा की क्या? अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट थी, उसमें कहा कि देखो साहब, हमने बड़ा काम किया, हमने बड़े रोड निकाले, बड़े NHI निकाले। तो हमने पूछ लिया भाई एक का नाम बताओ, नाम नहीं बता पाए। और अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊं कि कितने नेशनल हाईवे, बहुत टॉप के नेशनल हाईवेज इस देश के अंदर मोदी सरकार ने जोड़कर पूरे देश को, मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़कर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के आवागमन को सुगम किया है, सुनिश्चित किया है। जो काम कोई सरकार सपने में सोच भी नहीं पाई, उन कामों को धरातल पर पूरा करने का काम ये मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर करके दिखाया है। दोस्तों, आपको पता होगा, हिंदुस्तान की सरकार टेक्नोलॉजी मांगती थी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जब नहीं मिलती थी तो अपने देश के साइंटिस्टों ने मोदी जी के साथ बैठकर इस प्रकार की योजनाएं बनाई कि आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन का मालिक बन गया। पनडुब्बी हमने जल सेना के अंदर उतार दी और वो 100% स्वदेशी सबमरीन आज ये उतार के देश की सेना, जल सेना आज भारत की सुरक्षा को मजबूत कर रही है। INS विक्रांत का आपने नाम सुना। आप लोग, ये कांग्रेस के लोग कई बार कह देते हैं कि देखो साहब, ये तो हमने शुरू किया था। अरे 15 साल में शुरू किया, रिजल्ट क्या निकला? जीरो, कोई काम नहीं कर पाए। मगर जैसे ही अपनी सरकार बनी, सरकार ने बनते ही सबसे बड़ा बेड़ा ये INS का ये उतार के समुद्री मार्ग में छोड़ दिया। और इतना बड़ा काम सुरक्षा की दृष्टि से भारत की सरकार ने किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज हम लोग हर क्षेत्र में जब मजबूत हुए, तो एक कहावत है ना कि भय भी न होना प्रीत गोसाई, तो जो भय भी से ही प्रीत होती है, और प्रीत जब होगी जब हम लोग ताकतवर होंगे, और ताकतवर देश बना है भारत। इसलिए दुनिया के तमाम देश आज भारत को आशा भरी नज़रों के साथ, किरणों के साथ देख रहे हैं। आपको कभी पता है कि देखो, जब भी कहीं भी युद्ध हुए, उन युद्धों के अंदर से कभी किसी भी हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक कोई अभियान नहीं चलाया, और चलाया तो वो उसमें असफल हो गए। मगर पहली बार इस देश को एक ऐसी सरकार मिली जो असफल नहीं हुई, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक, रूस को ये कहा कि युद्ध विराम करो, यूक्रेन को कहा युद्ध विराम करो, युद्ध विराम हुआ। और युद्ध विराम नहीं हुआ, कहा कि जब तक हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल जाते, एक एक हिंदुस्तानी बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आप युद्ध नहीं करेंगे। चलता हुआ युद्ध हो और युद्ध बंद हो जाए, और बंद करा के अपने एक एक आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आ जाएं। ये काम जब भारत की सरकार ने किया तो कांग्रेस के लोगों को मरोड़े लग गए और वो हड़बड़ा गए। हड़बड़ाने के बाद कोई बात मिली नहीं, इसलिए मुद्दों से भटका के जनता का ध्यान इधर उधर करने वाले ये लोग कभी भी इस देश की उपलब्धियों को अच्छे से गुणगान करने की बजाय बाहर विदेशों में जाकर भारत की जो तौहीन करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता उनको बहुत बखूबी देख रही है कि कहाँ पर भारत माता की जय के नारे पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं, पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। और भारत के कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ जिनको ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, वो भारत की बुराई करने में किसी भी मंच पर संकोच नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब भी 2024 का चुनाव आएगा तो हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। दोस्तों, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिकॉर्ड काम किया। आपको पता है हम लोगों को क्या पढ़ाया गया भाई? अकबर महान था, औरंगजेब ने बड़ा भारी यहाँ पर सुशासन प्रशासन चलाया। पता नहीं किस किस प्रकार की मानसिकता की सोच वाले लोगों ने
हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। हमारे आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को खराब करने का काम इन लोगों ने किया। कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को तोड़ के भारतीयता की छाप पढ़ने की बजाय मार्क्स और लेनिन को पढ़ा के हिंदुस्तान के दिमाग को जो ब्रेन वॉश करने का काम किया था, अब उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पोछा लगा दिया है। और पोछा ये लगाया कि हम लोग एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2030 तक पूरे देश में लागू कर देंगे। पूरे देश में लागू ही नहीं करेंगे, हरियाणा तो 2 कदम आगे बढ़ गया और 2025 तक इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके भारत के गौरव को बढ़ाना और भारत के गौरव को बढ़ाकर अपने देश की संप्रभुता को, अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला जो सिलेबस है, जो विषय हैं और जो हमारे महापुरुष इन्होंने एक एक करके इतिहास के पन्नों में से पाड़ पाड़ के बाहर कर दिया था, अब उनको जोड़ने की जब बात आ रही है तो कम्युनिस्टों को भी नमक लग रहा है। कांग्रेसी भी चिल्ला रहे हैं ये मत पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ। हमें कहते वीर सावरकर की औलाद हो, हमें फ़क्र है कि तुम लोग ये बोलते वीर सावरकर की औलाद हो। हाँ, हम मानते हैं, हम हैं। अरे आप लोग किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो? ऐसा व्यक्ति जो 8x10 की एक सिमटी कोठड़ी के अंदर बेड़ियों में जकड़ा हुआ और पूरा दिन में उसी में लैटरिन करना, उसी में बाथरूम करना, और जिसकी गले की पट्टी के ऊपर डी लिखा हुआ था, डी का मतलब डेंजर्स, और अंग्रेजी हुकूमत ने डेंजर्स लिखाकर उसके गले में पट्टी बांधी और पट्टी बांधकर वहाँ पर कभी सेलूर जेल में जाने का अवसर मिले तो देखना कि कैसे कोल्लू के बैल की तरह जोत कर उससे तेल निकलवाते थे। ऐसे व्यक्ति ने, जिसने भारत के लिए, आज़ादी के लिए अपने पूरे परिवार को शहीद कर दिया हो, और उस व्यक्ति को कहते हैं कि वीर सावरकर डरपोक आदमी था, वीर सावरकर ऐसा था। ऐसे राजकुमार से कहना चाहता हूँ कि एक बार उस कोठड़ी में 2 रात गुजार कर दिखाएं और कोल्लू के बैल की तरह जुड़कर तेल निकाल के दिखाएं, तब उस व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करना। इस प्रकार के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाली सरकार से कभी भी देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं थी। हमें कह देते हैं कि देखो भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अरे भैया, हमने तो वो सब किया जो हमने कहा। हम लोग 3 मुद्दे लेके आए थे। हम बरसों से कह रहे थे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम 3 काम प्रायोरिटी पे करेंगे। पहला काम राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया। दूसरा काम धारा 370 तोड़ेंगे, हमने धारा 370 तोड़ी। और तीसरा कानून था समान नागरिक संहिता का कानून इस देश में लागू करना। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा खुशी हो रही है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने इस मुद्दे को भी पूरा करेगी और समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके इस देश की जनता की भावनाओं को पूर्ण करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अरे हमसे प्रश्न पूछते हो भाई कि धारा 370 तोड़ी तो देश में पता नहीं क्या उथल पुथल हो जाएगा, चिड़िया ने भी पर मारी क्या? धारा 370 के कारण हिंदुस्तान के टोटल बजट का 18% ये जम्मू कश्मीर अकेला बैठा बैठा आतंकवादी वो खा जाता था। पैसा हमारा खाते थे बदमाश। हमने धारा 370 तोड़ी, एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा। इसका विरोध कौन कर रही थी? कांग्रेस। और तो कांग्रेस किस मुंह से जाके लोगों को कह रही है भाई क्या हम लोग देश के लिए इतना बड़ा कोई काम करने का वायदा कर रहे हैं? आप लोग बताइए, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज मर गए 450-500 साल, कि हमारे राम हमारी आस्था है, राम हमारे घट घट में समाया हुआ है, उसके मंदिर के लिए लड़ाई इस देश में, राम के देश में लड़नी पड़े और कांग्रेस की हुकूमत होते हुए लड़नी पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? ये सब लोग डूब के क्यों नहीं मर जाते? जिन लोगों ने राम मंदिर के बनाने में रोड़ा अटकाया, 450-500 साल के बाद भारत में एक ऐसी सरकार बनी जिसने राम के मानने वालों की भावनाओं को समझते हुए राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू कराया। हमारी इतनी बड़ी उपलब्धता है। अभी हम लोगों ने एक और बड़ा काम किया है। एक बड़ा काम क्या? ये लोग तो कहते रहे कि भाई देखो हम लोग गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। पीढ़ियाँ चली गई, प्रधानमंत्री परिवार के बनते चले गए और बनने के बाद गरीबी नहीं हटी। हम लोगों ने जो कहा हमने वो किया,
जो भी काम हमने किया, अब हमने कहा है कि हम लोग 2047 जब भारत अपने आज़ादी का 100वां साल बना रहा होगा, भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। हमने उस पर योजना तैयार की है, हम उस काम पर लगे हुए हैं और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और हम लोग अपनी इन्हीं दो आँखों से आने वाले इस 24-25 साल में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी। और विश्व गुरु या ताकत बनने का मतलब ये है कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, इटली हो, यहाँ के जितने भी, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उससे भी ऊंचा जीवन स्तर प्रत्येक भारतवासी का हो, तभी भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। और उसके लिए हमने काम शुरू किया हुआ है। काम कैसे शुरू किया हुआ? इन चोरों ने, बदमाशों ने तो इस प्रकार की योजना बनाई थी कि हर गली में, हर मोहल्ले पे दलाल की दुकान खुली हुई थी। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने एक अद्भुत काम किया। अद्भुत काम क्या किया? देखो, आप तो प्रेस से जुड़े हुए लोग हो, हर चीज़ आप जानते हो। आपको पता है कि 2013-14 तक हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता में से 2,70,00,000 लोगों के बैंक के खाते थे। कितनी अद्भुत और शर्म की बात है। 2.70 लाख, सिर्फ इतने करोड़, मतलब 2,70,00,000। और आज हिंदुस्तान में 51.5 करोड़ बैंक के खाते हैं। ये उपलब्धि नहीं तो क्या है? ये लोग कहते थे कि भाई आप लोग इतने बैंक के खाते खोलोगे कैसे? अरे हमारी सरकार के पास मिशन है, योजना है कि हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसलिए पहले दिन से हमने उस प्रकार का काम करना शुरू किया और हमने जनधन योजना लागू करके गरीब से गरीब व्यक्ति जो कभी राष्ट्रीय बैंक की दहलीज पर चढ़ भी नहीं सकता था, 0% पे बैंक का खाता खोल के हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने का एक अद्भुत काम किया, जो दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो कांग्रेस के लोग थे, जब भी मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है, मैं बीपीएल परिवार से संबंध रखता हूँ, तो मुझे 21,000 रुपये कन्यादान देते थे। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट बनी, हमने उसको पहले 31,000 किया, फिर 51,000 किया, अब हमने इसको 71,000 रुपये किया है। पहले कांग्रेस के दलाल गली गली में बैठे थे और बैठे होने के कारण अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है तो शादी के लिए 11,000 रुपये अपनी जेब में डाल लेता था और 10,000 रुपये उसको दे देता था। गरीब आदमी अपना पेट मसोस के चला जाता था कि चलो जितना मिल गया अच्छा है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक गरीब माँ के बेटे ने ऐसी योजना लागू की कि जनधन का खाता खोला और उस खाते में अगर आज किसी गरीब बेटी की शादी होती है और उसका कन्यादान और वो सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत आता है तो एक बटन दबाता है, 71,000 रुपये अपने खाते में पाता है। इस प्रकार की योजना बनाकर काम करने में भारत ने दुनिया में मिसाल काम की है। दोस्तों, बात क्या कि हाँ, एक बात कह के ख़त्म करूँगा। अभी हमारे यहाँ पे CHC केंद्र है खोतपुरा में। उस CHC केंद्र में हिंदुस्तान का जो ऑल इंडिया एम्स हॉस्पिटल है उसकी एक लैब, जैसे हमारे अर्चना जी की लैब, एक टेस्ट करते हैं सारे एडी से लेकर चोटी तक के जितने भी टेस्ट होते हैं, जिनकी कीमत लाखों में भी होती है, हज़ारों में भी होती है, ऐसा लैब मैं खोतपुरा गांव के अंदर लेके आ गया हूं। और उसके 12.5 करोड़ रुपए DC साहब के पास भी पहुंच गए हैं और पहुंच ही नहीं गए हैं। हमारे भूमि का जो ट्रांसफ़र का मामला था वो ट्रांसफ़र भी हो गई है और कल्पना चावला यूनिवर्सिटी के अधीन उसको लेके हम लोग उसका बहुत जल्दी भूमि पूजन करके इस काम को शुरू करके 2024 के चुनाव में वोट मांगने से पहले पहले हम वहाँ पर सारी टेस्टिंग रिपोर्ट शुरू हो जाएंगी। और इतना बड़ा काम है ये, इतना बड़ा काम है जिसके बारे में कभी कांग्रेसी या दूसरे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि लाखों रुपए का टेस्ट करने वाला काम अपने यहीं पर हम लोग बहुत जल्दी उसका काम निर्माण शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा, बहुत हाईटेक स्कूल बनाना, और उन हाईटेक स्कूलों में मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, हिंदुस्तान में ऐसे स्कूल नहीं होंगे। ये केजरीवाल मारता रहता रुक के एक प्रोजेक्टर लगा के 40,000 रुपये का कि हमने स्कूल का ये कर दिया वो कर दिया। अरे फ्लोरिंग से लेके, अरे कोई माँ बाप भी अगर घर में बैठ के क्लास लगा कर पढ़ना चाहे तो हम लोग बच्चे के साथ उसको कनेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में गया,
जाने के बाद पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और पढ़ते वक्त भी वो माँ बाप ने भी कुछ पढ़ना तो वो भी पढ़ ले, टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और इतना ही नहीं, मैंने अभी 3 दिन पहले एक प्रोजेक्ट में डलवा दिया कि भाई हमारा गरीब से गरीब बच्चा है, वो पढ़े तो उसको पढ़ने का माहौल मिले, और माहौल बनने के लिए टीचर को भी पढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्था मिले। इसलिए मैं एक रूम पे 65,000 रुपये खर्च आएगा, वो सौर ऊर्जा के साथ हम लोग एसी चलाएंगे और एसी से युक्त कमरा बनाएंगे, ताकि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे जा रहे हैं वो जो फैसिलिटीज़ वहाँ भी नहीं है, वो फैसिलिटीज़ हम लोग अपने पानीपत ग्रामीण के सरकारी स्कूल में उपलब्ध करा रहे हैं। परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोगों का ये प्रोजेक्ट पे सीएम कोड लग गया, इसके एस्टीमेट बनने शुरू हो गए, सारा काम हमारा शुरू हो गया। ऐसी दुनिया भर की और भी योजनाएं हैं, मगर मैं हाँ 29 स्कूल है, उन स्कूलों की लिस्ट हम आपको जारी करा देंगे। अब बात आ रही है कि आपके यहाँ पे के नगर निगम की बात है, ग्रामीण के होंगे, शहरी भी होंगे। ग्रामीण के हैं, ग्रामीण विधानसभा के जितने स्कूल है, मैंने कहा ना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने इसको लिया था। अभी आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे हैं कि जरा निगम के बारे में भी बोलो। देखो हाँ, 2013 में चुनाव हुए, 9 साल हो गए, ये संस्था अपनी साख नहीं बना पाई, और पार्षदों का क्या हाल है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बताऊंगा। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए आप सब लोग यहीं से संबंधित हैं। भाई अशोक गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई 2016 तक भी यूं भी इसकी लुगाई भी दोनों बताओ पजामी टंग टंग के लिखड़ा करते कि ना लिखड़ा करते। मैं तो और बात तो छोड़ दो भाई, एक बात ये और सुनो, अशोक विपक्ष की बातें हमेशा सत्ता की लड़ाई में होती है। अशोक गुप्ता 78 से वहां रह रहा है और जैन स्कूल में पढ़ा हुआ है। आज तक देशराज कॉलोनी में कभी भी जब कच्ची गलियां सड़कें होती थी, अब निगम है, उस टाइम नगर पालिका थी, चुनी हुई नगर पालिका नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होते थे, तब भी कहीं ऐसी नौबत नहीं थी। आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन आज भी आप यहीं से रेस्ट हाउस नाले की पटड़ी से अपने ही इलाके में बगैर धक्के तक चले जाओ। पता है मुझे, मैं आ रहा हूँ। हाँ यस 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 यस, देखो कोई भी आदमी किसी भी तरह की बात करने में कोई भी बात करने में बिल्कुल सक्षम है, और अच्छी बात है, आपने बड़ी बढ़िया बात बताई। मैं एक बात बता रहा हूँ, कीचड़ में लोग ज़िंदगी जिया करते, पानी नहीं पी सके थे, रोटी नहीं खा सके थे, गेस्ट नहीं आते थे, लोग जब मैं बनाया क्या करते, हमारे तो रिश्ते वाले भी नहीं आते। आज आपकी उन्हीं गलियों में 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। और जो बात आप कह रहे हो, मैंने पाड़ी है गली, हम कब कह रहे कि नहीं पाड़ी, बुरा हाल है, हम कब कह रहे कि नहीं है, इसलिए है क्योंकि उसमें पाड़ के मैं सीवर डाल रहा हूँ। और जब तक मेरा काम सीवर का कंप्लीट नहीं होगा, थोड़े दिन की जो परेशानी वो होगी, डेवलपमेंट होगा तो देखिए ये चीज़ें फटेंगी भी, बनेंगी भी। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ किसी ने सपने में भी नहीं सोची। अब भाई देखो डेवलपमेंट होगा तो सीवर डलेगा तो गली तो फटेगी। अब आप ये सोचो कि भाई आसमान में को पिलर गाड़ेगा मैं वो ले जाऊँगा सीवर, वो तो संभव नहीं, और तो नीचे को डलेगा। अभी काबड़ी रोड पे भी इस तरह का हाल है, अभी भी बहुत सारी जगह है। देखिए सीवर डल रहा है, और सीवर डल रहा है, STP हमारे बन गए हैं, जब सीवर डलेगा तो फटेगा। इसलिए मैं तो सुविधा दे रहा हूँ, अगले 100 साल तक की गारंटी दे रहा हूँ कि 100 साल तक की ठीक व्यवस्था बने तो डेवलपमेंट होगा, पाड़ ताड़ होगी। और मैं इस चीज़ से घबराता नहीं, हमने पाड़ा है तो सीवर डाल रहे हैं, सीवर डल जाएगा। जिस दिन हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन इस इलाके में भी यही काम होगा। और वो डल रहा है, आपको भी पता है, बस आपने बोलना तो इसलिए बोल दिया, पता भी आपने सीवर डाला है, अब उसका भी है। हाँ